नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान गुरुवार को एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान रनवे से फिसल गया। इस विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर शामिल हैं। इस हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। जिस समय ये घटना घटी उस वक्त वहां भारी बारिश हो रही थी और दृश्यता 700 मीटर तक थी। राजस्थान पुलिस ने नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में संदिग्ध मोनू मानेसर को गुरुवार को एक बार फिर यहां की एक कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। इस हत्याकांड की जांच भरतपुर की गोपालगढ़ थाना पुलिस कर रही है। इससे पहले बीते 31 अगस्त को नूह में बजरंग दल की ओर से आयोजित ब्रजमंडल यात्रा से भी मोनू मानेसर का नाम जोड़ा गया था। इस यात्रा के दौरान ही नूह में हिंसा और तनाव फैला था। राहुल गांधी के यूरोप दौरे को लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपरोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे समय में जब देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और निवेश व अवसरों के वैश्विक गंतव्य के रूप में उभर रहा है, घातक, भयावह और राष्ट्र विरोधी चरित्र के लोग समय समय पर विदेश में राष्ट्र विरोधी नैरेटिव फैलाते रहते हैं। देश की प्रगति को अभूतपूर्व और अकल्पनीय करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग भारत के विकास को देखकर परेशान हो जाते हैं। आप यूरोप या यूके जा सकते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपका फायदा उठाने के लिए तैयार रहेगा। हालांकि मानवता के छठे हिस्से वाले इस देश का उदय अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा है। ये निवेश और अवसर के वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा है। बता दें, राहुल गांधी ने विदेश में कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हुआ है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा, एक समय था जब छत्तीसगढ़ केवल नक्सली हमलों और हिंसा के लिए जाना जाता था। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां किए गए विकास कार्यों के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार विकास कार्यों में नहीं, बल्कि केवल खोखली बातों और दावों में लगी हुई है। कश्मीर में जवानों के शहीद होने के दिन प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर में जश्न मना रहे थे, फिर बाद में मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या हम ऐसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री के ही लायक हैं। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें शहीद जवानों के परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और दूसरी ओर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में जश्न मना रहे हैं और चुनावी रैली कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि वो शहीदों के नाम फिर से वोट मांग सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी का वो बयान भी लगाया गया है जब पीएम मोदी ने 2019 में लोगों से वो कह रहे हैं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर जवान शहीद हुए उनके नाम हो सकता है। और फिर कांग्रेस ने पूछा है, डू वी डिजर्व सच एन इंसेंसिटिव प्राइम मिनिस्टर। कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को सेना और जम्मू कश्मीर के 3 अधिकारियों के शहीद होने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बुधवार को जब कश्मीर से सेना के एक कर्नल, मेजर और पुलिस के एक डीएसपी की मौत की खबर सामने आई तो बीजेपी मुख्यालय में G20 के सफल आयोजन का जश्न मनाया जा रहा था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक ओर पीएम मोदी पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो तस्वीर के दूसरे हिस्से में जवानों के शव को लोग कंधा दे रहे हैं। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ लिखा है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी कार्यालय में एक उत्सव मनाया जा रहा था और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसा रहे थे। G20 की सफलता का जश्न हो रहा था। हम भी चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि G20 सफल रहा तो फूल बरसाए जाने चाहिए, लेकिन उसी वक्त आतंकवादी हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आग लगी है, श्रीनगर में सेना के अफसर वीर गति को प्राप्त हुए और बीजेपी कार्यालय में उत्सव मनाया जा रहा था। सरकार इस तरह से चलती है। देश के प्रधानमंत्री मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं कि देश के कोने में आग लगी है। उनको कोई चिंता नहीं कि सेना के लोग मारे जा रहे हैं। फूल बरसाओ और भगवान का दर्जा दो। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थीं, उसी समय बीजेपी हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते।
2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ओर से कुछ एंकरों के शो का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि यह फैसला बेहद भारी मन के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि एंकरों में किसी के साथ कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम उससे अधिक अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने भारत को प्यार करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि आज निर्णय लिया गया कि कुछ एंकर्स को चिन्हित कर उनके शो में ना जाया जाए, जिससे एक सख्त कदम उठाया जा सके। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं। आप जो कुछ करते हैं हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर समाज में नफरत फैलाएंगे जो हिंसा का रूप ले ले तो हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुछ एंकरों के बहिष्कार के बाद कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल्स पर नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। बड़े भारी मन से ये निर्णय लिया गया कि कुछ एंकर्स के शोज व इवेंट्स में हम भागीदार नहीं बनेंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां, फेक न्यूज़ आदि से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में नफरत नहीं फैलने देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग विचार रखने वालों को चुप कराने के कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा जी इसे करने के तरीके में स्वर्ण पदक विजेता बनी हुई। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही का आह्वान किया और भयावह आपातकाल लगाया। राजीव जी ने मीडिया को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाली यूपीए सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा रही थी क्योंकि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने उन एंकरों की लिस्ट जारी कर दी है जिनके शो का विपक्षी गठबंधन बहिष्कार करेगा। इस लिस्ट में कई बड़े निजी और सरकारी समाचार चैनलों के एंकर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन एंकर्स की लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 सितंबर को इस बारे में फैसला लिया था। जिन एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने ब्लैकलिस्ट किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि अपनी लद्दाख यात्रा पर जब जननायक राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से चीन के अतिक्रमण पर बात की, कांग्रेस ने लिखा कि लद्दाख के स्थानीय लोगों ने कहा यह बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली। ये सच नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी जोड़ती है वाले बयान को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अनर्गल बताया है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बाद अब हिंदी को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ 4-5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा देश को नहीं जोड़ती है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर पूछा, ये नजरिया हिंदी के महिमा मंडन का ही एक दूसरा रूप है कि अगर हिंदी सीख ली तो व्यक्ति विकास कर सकता है। तमिल में लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा, तमिलनाडु में तमिल और पड़ोसी राज्य केरल की भाषा मलयालम है। हिंदी कैसे इन 2 राज्यों को जोड़ती है? उन्होंने कहा यह कहना अनर्गल है कि 4 या 5 राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी पूरे भारतीय संघ को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सनातन के मुद्दे को उठा लिया है। अब उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए गुरुवार को मध्य प्रदेश में कहा है कि वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि भाजपा इसका जवाब रोजाना दे रही थी। पीएम ने एमपी की रैली में कहा कि उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक बैठक की और मुझे लगता है कि उन्होंने वहां घमंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाए इसकी राजनीति और रणनीति तय की है। उन्होंने एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। ये रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। उन्होंने भारतीयों की आस्था पर हमला करने और उन विचारों, मूल्यों और परंपराओं को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने देश को हजारों वर्षों से एकजुट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी सनातन धर्म को अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते थे और भगवान राम से प्रेरित थे। यही कारण है कि उनके अंतिम शब्द हे राम थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक भी सनातन से प्रेरित थे और इसी संस्कृति ने अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए स्वतंत्रता सेनानियों को ये कहने के लिए प्रेरित किया कि वो फिर से भारत में जन्म लेना चाहते हैं।
एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान को बीजेपी ने करीने से भुनाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही स्थिति को भांपते हुए अब डीएमके ने इस पर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और इसने अपने कार्यकर्ताओं को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना बनाया जाना चाहिए और सनातन धर्म पर बहस से बचना चाहिए। पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर हमले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आतंकी हमलों पर चुप रहते हैं। हमारे देश के जवानों के लिए इनके पास एक शब्द नहीं होता। इसके उलट ये चुनाव प्रचार करते हैं, जश्न मनाते हैं और शूटिंग में व्यस्त रहते हैं। ये वो आतंकी घटनाएं हैं जिनका पीएम मोदी ने संज्ञान तक नहीं लिया। पहली, जब 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के सुरंगकोट तहसील में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जब 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ में हुए आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत हुई थी। जब 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में हुई आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जब 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जब 5 मई 2023 को राजौरी के आतंकी हमले में 5 जाबाजों ने शहादत को गले लगाया था। जब 5 अगस्त 2023 को कुलगाम में हुए आतंकी मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। जब 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में आर्मी का ट्रक पलटने से 9 जवानों की मौत हो गई थी। जब 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में सरहदों की रक्षा करते हुए 3 जांबाजों को शहादत मिली थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर जमीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने का आरोप लगाया है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा के खिलाफ आरोपों का खंडन किया है। लेकिन इसके बाद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार का एक दस्तावेज जारी कर दिया जिसमें सीएम की पत्नी और उनकी कंपनी का नाम सब्सिडी यानी लाभ पाने वालों में लिखा हुआ है। ये सारा मामला प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम से जुड़ा है। केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा करती है। असम के किसानों को ऐसी स्कीम की शायद ही जानकारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी को किसान संपदा स्कीम की जरूर जानकारी थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप है कि सीएम शर्मा की पत्नी ने जमीन खरीदने के लिए इस स्कीम के पैसे का इस्तेमाल किया है। असम में कोलियाबोर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र ने रिंकी शर्मा द्वारा संचालित एक निजी कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उन्होंने ये भी आरोप एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया जिसमें कहा गया कि भुइयां की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने शर्मा के बतौर सीएम कार्यभार संभालने के 9 महीने बाद फरवरी 2022 में कालियाबोर मौजा में लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। कृषि प्लॉट को कुछ ही महीनों में औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया। फिर प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने फौरन ही 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। पिछले साल 10 नवंबर को कंपनी को 10 करोड़ रुपए मिल गए। एक सामान्य किसान को क्या 10 करोड़ की सब्सिडी इतनी आसानी से केंद्रीय योजना में मिल जाएगी? कांग्रेस और गौरव गोगोई का यही सवाल है। ईडी ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बिहार विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राधाचरण शाह को उनके खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राधाचरण शाह की गिरफ्तारी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही ईडी की जांच के सिलसिले में हुई है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि राधाचरण शाह को दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद पीएमएलए कानून के कई कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को एएसआई को एक अहम आदेश दिया। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई को कहा कि वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान मिली वस्तुओं को जिला प्रशासन को सौंपें। कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक अब एएसआई की तरफ से चल रहे सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वादी राखी सिंह की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।